आज हम मौजूद हैं न्याय पार्टी के कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है प्रशांत जी। और प्रशांत जी चूंकि न्याय पार्टी के गाजियाबाद से प्रभारी हैं, सीधे बात करेंगे। आखिर जो मोदी जी ने अभी ऐलान किया है 3 कृषि काले कानून जो कि साल भर पहले बनाए थे, अचानक उनके मन में क्या आया कि उन्हें वापस लेने पड़े? देखिए, मेरा मानना यह है कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप पिछले 1 साल से क्या कर रहे थे? जो किसानों की मृत्यु हुई है, 700 किसान जो मारे गए हैं, उसमें उनका क्या पक्ष है? आपने कभी खुल के समर्थन नहीं करा किसानों का, हमेशा विरोध करते हुए आपकी पार्टी के जितने प्रवक्ता आए थे, चैनलों पे आते थे, सब किसानों को कोई खालिस्तानी बता रहा, कोई पाकिस्तानी बता रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरा साल गुजार दिया। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ है कि 700 किसान जो हैं शहीद हुए। मेरी मानना है कि 700 किसान जो है इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। अब उनकी शहादत का हिसाब कौन देगा? और जितना इसमें आर्थिक नुकसान भी हुआ है, किसान अपने रोजी रोटी छोड़ के बैठे हैं वहाँ पे, उसको उसकी भरपाई कौन करेगा? आपने तो एकदम से आके प्रस्ताव भी ला दिया था, पारित भी कर दिया था। अब आपको चुनावी मौसम दिखाई दे रहा है तो आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया चलो एक काम करते हैं, इसको बैकफुट पे आप आ गए हो और अगले साल आपके 5 राज्यों में चुनाव में आप, हमें तो साफ साफ ये दिखता है कि ये चुनावी मुद्दा है केवल ये, और कुछ नहीं है इसके। तो आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से किसानों को एक समय पर आतंकवादी घोषित किया गया, विदेशी शक्तियां यूज किया गया, यहां तक कि आतंकवादी तक घोषित कर दिया गया, अब क्या उन्हें आतंकवादी दिखाई नहीं दे रहे? असल में अब अगले साल 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, तो अब ये किसान को अन्नदाता कहना शुरू कर देंगे कुछ दिनों में। अब ये खालिस्तानी पाकिस्तानी ये कुछ नहीं रहेगा इसमें। एक समय ऐसा था जब अपने मोदी जी जो है वो लगातार किसानों को लेकर के कटाक्ष कर रहे थे। अब एक उनका जुमला आया है, जुमला ही मैं इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि मेरी तपस्या में शायद कहीं कमी रह गई जो मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। देखिए, इस बयान को आप कैसे देखेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि सरकार ही जुमलेबाज है। तो मोदी जी तो इस सरकार से अलग है नहीं, और ये है भी मोदी सरकार ही, तो जुमला तो इनकी शुरू से ही चलता आया है, चलता रहेगा। और जैसे कि आप यहाँ पर ओबीसी जनगणना का एक आवाज उठ रही है और जनगणना कराने की जो मांग चल रही है, SC ST OBC की जनगणना लगभग पिछले 1931 में एक बार हुई थी। अब ये काफी समय हो चुका, उसके बाद जनगणना तो हुई लेकिन आंकड़े सामने नहीं आए। क्या वजह है कि देरी से ये निर्णय लिया जा रहा है, और क्या आपको लगता है कि सही आंकड़े फिर से पेश कर पाएंगे? ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसमें जितनी भी शोषित और वंचित जातियां हैं हमारे समाज में, उनको उनके अधिकार मिलेंगे। इससे पता लगेगा कि किस जाति में कितने लोग हैं और कितने लोग अपना दिन गुजारा भी नहीं कर पा रहे, जिनको मिलनी चाहिए सुख सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। लेकिन और हम मानते हैं कि इस बेस पे होनी चाहिए जनगणना। ओबीसी समाज में भी लगभग तमाम कई पार्टियां बन चुकी हैं, कई दल बन चुके हैं। अलग अलग रह करके क्या अपनी लड़ाई को जीत पाएंगे? देखिए, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको नहीं लगता कि आप अधिकार आपको नहीं प्राप्त हो रहे तो आप उठो, खड़े हो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। तो ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाँ, अगर हम आगे संघर्ष करते हैं और जीत भी जाते हैं, उसके बाद अगर हम उस मुकाम को नहीं पा पाते हैं जिसको हम लेके चले थे, तो दूसरे खड़े हो जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी पार्टियां बनती हैं, आगे भी पार्टियां बनती हैं। तो आपको लगता नहीं है जिस तरीके से संगठन तो काफी बनते हैं, होना चाहिए ये कि मनभेद हो मगर मतभेद ना हो, लेकिन यहाँ पर मतभेद और मतभेद दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें रहेंगी तो क्या विपक्ष मजबूत होगा? देखिए, विपक्ष तो हमेशा ही मजबूत करना पड़ता है विपक्ष को। मैं नहीं मानता कि विपक्ष कमजोर होता है। विपक्ष का काम यही होता है कि सरकार के कटाक्ष करे। पिछले 7 सालों से जो देखने को मिल रहा है विपक्ष नकारा है। नहीं, विपक्ष नकारा नहीं है, तो आपके न्यूज़ चैनलों में नकारा दिखाया जाता है ना। विपक्ष देखिए, आप रोड पे कितने हंगामे करता है, कितने वो संघर्ष करता है, और न्यूज़ चैनल दिखाते हैं कि विपक्ष नकारा है। ये तो कहने वाली बात होती है, आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिएगा। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है,
आपको लगता है कि जो विपक्ष हम कह रहे हैं उनको सबको एकजुट होकर के सत्ता पक्ष से लड़ाई लेनी चाहिए? देखिए, ये तो सबका अपना अपना मत वो है, समीकरण बताएंगे कि बाद में कि कौन किससे जाके जुड़ता है, इसमें हमारा कोई इंडिविजुअल तो कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कि सत्ता को हासिल करने के लिए, सत्ता पक्ष को हटाने के लिए एक समय ऐसा हो कि जहां सबको एक पटल पे आना पड़े, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये तो पिछली सरकारें भी करती आई हैं, भाजपा ने भी करा है, कांग्रेस ने भी करा है, ये कोई नई बात नहीं है कि सत्ता को आप हटाने तैयार हैं उसके लिए? वो तो समय बताएगा, अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। आज का युवा क्या सोचता है? आज का युवा अपना रोजगार सोचता है और रोजगार मिल नहीं रहे हैं, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार से उम्मीद छोड़े बैठे हैं, तो युवा कहाँ जाएगा, ये बताइए। युवाओं के मन में रोष भी है रोजगार को लेकर के, कार्य को लेकर के, कार्यशैली को लेकर के, परंतु वो जो एक आंदोलन का रूप जिस तरीके से किसानों ने धैर्य रख करके लड़ाई लड़ी, अपने हक और अधिकार छीना ही कहा जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने ऐलान कर दिया है। तो क्या युवाओं को सड़क पर नहीं आना चाहिए? युवाओं में रोष है, लेकिन युवाओं का रोष भटकावा जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो पेजेस होते हैं उनसे कुछ ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि सरकार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन असल में जो होता है वो उससे काफ़ी सच्चाई से परे है काफ़ी। इसलिए युवा को अभी पता ही नहीं वो क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा। मेरा ये मानना है कि युवा सड़क पे उतरना चाहिए, अपने अधिकार लेने चाहिए उन्हें, और जब तक लड़ोगे नहीं तब तक अधिकार नहीं मिल पाएंगे।